नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए सोल थर्ड सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स बुक का नाम क्या है? पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया और हिंदी में इसे हम भारत की राजनीतिक प्रक्रिया कहते हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता रहता हूं कि ये एक ऐसा बुक है, इसके जो टॉपिक्स हैं, इसके जो सिलेबस के पॉइंट्स हैं, वो काफी महत्वपूर्ण है। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉलेज लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके किसी भी गवर्नमेंट के प्रिपरेशन के लिए, नौकरी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सोल थर्ड सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स बुक का नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत की राजनीतिक प्रक्रिया। इसमें टोटल 8 चैप्टर था। मैंने हर एक टॉपिक के अंदर आपको ये बातें बताई है कि 8 चैप्टर में चैप्टर 1 को हमने कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 2 को हमने कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 3 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 5 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 6 का भी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है। चैप्टर 7 में हम अभी बात कर रहे थे राष्ट्र निर्माण की चुनौती। जो इससे पहले का वीडियो बना है हमारा, वो चैप्टर 7 का फर्स्ट पॉइंट राष्ट्र निर्माण की चुनौती के बारे में बना था। ये सारे जो वीडियोस हैं वो हमारे YouTube चैनल पे आ चुके हैं और इनका एक प्लेलिस्ट तैयार किया गया है, जिससे आपको ना स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। क्योंकि आप अगर सीरियल बाय वीडियो को देखते हैं, पहले पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, तो आपको वो चीजें समझ में बड़े ही आसानी से आएगा। अगर आप बीच से कोई से भी पॉइंट को भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप शुरुआत से लेके अंत तक के वीडियो को देखें, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ में अच्छे से आए। लास्ट वीडियो में हमने यही बात किया था कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां क्या क्या होती है। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में हमने कई सारे पॉइंटों के ऊपर डिस्कशन किया था, और राष्ट्र निर्माण की चुनौती में ही हमें जातिवाद, भाषावाद और क्षेत्रवाद को पढ़ना है। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो राष्ट्र निर्माण की चुनौती में जातिवाद का क्या प्रभाव होता है। आप बात को ध्यान से समझिएगा। हो सकता है कि आपके वीडियो अगर आप सडनली देखें या फिर अचानक से कोई वीडियो उठा के देखना शुरू कर दें, तो आपको वो चीजें समझ में नहीं आएगी। लेकिन यदि आप सीरियल बाय देखते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जातिवाद है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। और हम किस पर्पस से इसको समझ रहे हैं? हम इसे समझ रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती में भाषावाद किस प्रकार से प्रभाव डालता है। तो आइए शुरुआत करते हैं जातिवाद के बारे में। हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौती में ये सारे पॉइंट्सों को पढ़ लिया था, मैंने आपको इसे समझाया भी है और इसका हमारा वीडियो आ चुका है। आज हम इसी में जातिवाद के बारे में पढ़ेंगे कि जातिवाद किस प्रकार से किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश के निर्माण में बाधा उत्पन्न कर सकता है या प्रभाव डाल सकता है, कैसे। तो सबसे पहले हम जातिवाद को समझते हैं कि जातिवाद होता क्या है। प्रॉपर हम सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के ऊपर बात करते हैं। जातिवाद एक सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव के रूप में है, जिसमें एक जाति या नस्ल को दूसरी जाति या नस्लों से श्रेष्ठ या निम्नतर माना जाता है। अभी मैं आपको लेके चलता हूं एक ऐसे जगह पे जहां पे ये चीजें ज्यादा होती है। शहरों में नहीं होती है, सिटी में नहीं होता है, मेट्रो सिटी में नहीं होता है। ये पढ़े लिखे लोग होते हैं। सर अब ये आप मत समझ लीजिए कि गांव के लोगों को मैं अनपढ़ कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। गांव की सोच और शहर की सोच में अंतर है। अपने गांव के तौर तरीके, संस्कृति, रहन सहन, बोलचाल, भाषा, खान पान, और शहर में आपको काफी अंतर देखने को मिलेगा। तो अभी हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की जहां से आप बिलोंग करते हैं। तो हो सकता है कि आपका गांव बहुत मॉडर्न हो, लेकिन मैं अपने गांव की अगर बात करूं ना, तो वहां पे इतना मॉडर्न नहीं है। फिलहाल मैं दिल्ली में रहता हूं, लेकिन जहां मेरा गांव है वो लोग इतने अपडेटेड नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग पढ़े लिखे हैं, वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको टीचर मिल जाएंगे, लेकिन एक जो संस्कृति, एक जो नियम कानून से वो कई वर्षों से, कई पुश्तों से, कई नस्लों से बंधे हुए हैं, वो आज भी चलता है। तो जातिवाद जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव के रूप में, मतलब समाज के अंदर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर भेदभाव की दृष्टि से देखा जाना ही जातिवाद कहलाता है। छोटे कास्ट, बड़े कास्ट की संस्कृति, कल्चर, तौर तरीके, पहनावा, रहन सहन में भेदभाव भी आपको जातिवाद को दर्शाता है। जिसमें एक जाति जो होता है, एक जाति के जो लोग होते हैं, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, ऊंचा बताते हैं,
उच्च स्तर का दिखाते हैं और दूसरी जाति को निम्न बताने की कोशिश करते हैं, छोटा बताने की कोशिश करते हैं, उसे पद दलित बताने की कोशिश करते हैं। ये एक जातिवाद का फॉर्मूला है, इसे आप जातिवाद को समझ सकते हैं। जातिवाद का जो आधार है, एक विश्वास होता है, लोगों के मन का एक विश्वास होता है कि किसी जाति के लोग जन्म से ही श्रेष्ठ होते हैं। पॉइंट को समझिए, अगर आपने ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया तो आप जन्म से ही श्रेष्ठ हो जाएंगे, भले ही आप आगे चल के ब्राह्मणों वाले काम करें या राक्षसों वाले, इससे फर्क नहीं पड़ता। जातिवाद का फॉर्मूला है, आप जिस परिवार में जन्म लेते हो, जहां आप पैदा होते हो, वो ही से आपकी क्रियाकलाप शुरू हो जाती है, आप श्रेष्ठ हो जाते हो। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला श्रेष्ठ हो जाता है, क्षत्रिय के घर में जन्म लेने वाला श्रेष्ठ हो जाता है, और दूसरी जातियां उनसे कमतर होती है। अब कोई हरिजन के घर में, जनजातीय समुदाय के घर में, ओबीसी के घर में, पिछड़ा के घर में, अत्यंत पिछड़ा के घर में, दलित के घर में अगर पैदा ले तो वो निम्न होता है, वो छोटा होता है। किस आधार पे? जाति के आधार पे। यह विचारधारा समाज में असमानता, भेदभाव और शोषण का कारण बनता है। यही विचार जो है, यही धारणा जो है, वो व्यक्ति को समाज में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है, असमानता फैलाता है। उच्च जाति के लोग निम्न जाति का शोषण करते हैं, उनका भेदभाव इसी कारण से बढ़ता है और समाज में लोग अलग अलग भागों में बट जाते हैं। तो यहाँ पे आपने ये चीज देखा होगा, मैं क्या बात कर रहा था, मैं भारत के राष्ट्र निर्माण की बात कर रहा हूं ना। तो राष्ट्र निर्माण में यदि जातिवाद को लेके ऐसी सोच होगी, इस तरह के क्रियाकलाप होंगे, इस तरह के ढांचों को तैयार किया जाएगा समाज में, तो क्या भारत के सभी लोग एक जैसे हो पाएंगे? समानता आ पाएगा? क्या वो राष्ट्र निर्माण में ये चुनौतियां नहीं होंगी? बिल्कुल होगी। ये सारी चीजें राष्ट्र निर्माण को प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है जातिवाद के प्रकार। अब जातिवाद के प्रकार से आप क्या समझते हैं और कितने प्रकार का जातिवाद होता है, इसे भी समझ लेते हैं। सबसे पहला तो हमारा है व्यक्तिगत जातिवाद, दूसरा है संस्थागत जातिवाद और तीसरा है सांस्कृतिक जातिवाद। अब हम तीनों जातिवाद को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाए कि जातिवाद कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे व्यक्तिगत जातिवाद, संस्थागत जातिवाद और सांस्कृतिक जातिवाद। तो आइए सबसे पहले जानते हैं व्यक्तिगत जातिवाद किसे कहते हैं। इसमें किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या समूह के खिलाफ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। ध्यान से समझिए चीजों को। व्यक्तिगत जातिवाद क्या होता है यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे इसमें किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी समाज का व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ, उसके समूह के खिलाफ जाति के आधार पर भेदभाव करता है, असमानता करता है, शोषण करता है, मतलब उनको नीचा निम्न दिखाने का काम करता है। उदाहरण के लिए किसी को उसके रंग, उसके भाषा, उसके संस्कृति के आधार पर तुच्छ समझना ही व्यक्तिगत जातिवाद कहलाता है। गांव वगैरह में आपने देखा होगा, अरे वो छोटी कास्ट का है, अरे वो नीच कास्ट का है, अरे उसका रंग काला है, अरे उसकी संस्कृति खराब है। तो इस तरह की चीजों को लेके यदि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या एक समूह दूसरे समूह या एक समाज दूसरे समाज के साथ मतलब कि असमानता दर्शाता है, उसके साथ उसको भेदभाव की नजर से देखता है, तो ये सारी चीजें हमारा व्यक्तिगत जातिवाद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है संस्थागत जातिवाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यह उस स्थिति को संदर्भित करता है, अर्थात प्रस्तुत करता है, दिखाता है जब कोई संस्था, जैसे कि शिक्षण संस्था हो गया, न्याय प्रणाली हो गई, कार्य क्षेत्र हो गया, ये सारी चीजें जो हैं वो जाति भेदभाव को समर्थन देने लगे या फिर उसे लागू करती है, तो इसका असर बड़े पैमाने पर पूरे समाज में पड़ता है। संस्थागत जातिवाद कहने का मतलब ये है जब कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल किसी खास जाति समुदाय के व्यक्तियों का एडमिशन लेने से मना कर दे, अपने संस्थान में पढ़ने से मना कर दे, तो क्या होगा, यह एक पूरे समूह को प्रभावित करता है। जब कोई, अब यही मैं आपको शिक्षण संस्थान के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा न्याय प्रणाली भी है। अगर अब अदालत ये कह के किसी का फैसला ना करे कि आप छोटे कास्ट के हो,
आप अनुसूचित जाति हो, आप अनुसूचित जनजाति हो, आपका फैसला यहाँ नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, पूरे समूह में एक प्रकार का गलत मैसेज जाता है, एक प्रकार से यह असमानता को दर्शाता है। तो ऐसी अगर भेदभाव की जाती है तो ये संस्थागत जातिवाद के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट हमारा कहता है सांस्कृतिक जातिवाद। अब ये क्या होता है, ये तब होता है जब एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति से श्रेष्ठ समझा जाता है। कई बार आपने देखा होगा, ये धर्म में भी होता है, जाति में भी होता है, समाज में भी होता है कि एक व्यक्ति, एक समाज, एक समूह अपनी संस्कृति को दूसरी की संस्कृति से बेहतर समझते हैं। अक्सर ये भारत में राज्य राज्यों के बीच में होता है। आपने देखा होगा, बिहार के लोग कहते हैं कि हम यूपी वाले से बढ़िया है, यूपी वाले कहते हैं हम दिल्ली वाले से बढ़िया है, दिल्ली वाले कहते हैं हम हरियाणा वाले से बढ़िया है, हरियाणा वाले कहते हैं हम पंजाब वाले से बढ़िया है। मतलब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए सांस्कृतिक जातिवाद के माध्यम से ये लोग असमानता फैलाते हैं, भेदभाव करते हैं और खुद को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये सांस्कृतिक जातिवाद कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है जातिवाद के प्रभाव। अब जातिवाद से क्या क्या प्रभाव पड़ता है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला है सामाजिक असमानता। समाज के अंदर रहने वाले लोगों के बीच में असमानता होने लगती है, भेदभाव होने लगता है, स्तरीकरण होने लगता है, लोग एक दूसरे से सही तरीके से मिलजुल नहीं पाते हैं। जातिवाद समाज में असमानता और विभाजन को बढ़ाता है। जातिवाद जो है वो समाज में क्या करता है, असमानता को बढ़ाता है, भेदभाव को बढ़ाता है, लोगों से लोगों के बीच में दूरियां उत्पन्न करता है, विभाजन करता है। इसमें एक समूह को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। एक ऐसा समूह जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो, जो वहां पे प्रबल हो, प्रबल जाति हो, वो उनको विशेषाधिकार प्राप्त होता है, जबकि दूसरे समूह को इससे वंचित कर दिया जाता है। तो ये सामाजिक असमानता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता से आप क्या समझते हैं, जातिवाद के कारण विभिन्न जातियों के लोगों को समान रोजगार, समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच नहीं मिल पाती है। आर्थिक असमानता, एक ही समाज में रहने के बावजूद भी जो बड़े जाति, बड़े पैसे वाले, बड़े जमींदार होते हैं, उनको कुछ सुविधाएं बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसी समाज में रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, ये सब लोगों को आर्थिक सहायता नहीं प्राप्त होता। उन्हें शिक्षा के अनुसार शिक्षा में भागीदारी नहीं मिल पाता, स्वास्थ्य में भागीदारी नहीं मिल पाता, रोजगार में भागीदारी नहीं मिल पाता। तो ये आर्थिक असमानता को दर्शाता है। तीसरा हमारा पॉइंट कहता है मानसिक और भावनात्मक प्रभाव। ये VVI पॉइंट रहेगा। मानसिक और भावनात्मक प्रभाव क्या होता है, तो भेदभाव का शिकार व्यक्ति जो होता है वो मानसिक तनाव झेलने लगता है, स्ट्रेस में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, आत्मसम्मान की कमी होने लगती है, अवसाद का सामना कर सकता है। एक समाज में एक व्यक्ति ऐसा है, मान लो मैं आपको एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ। एक समाज में अलग अलग जाति धर्म संस्कृति के लोग रहते हैं, और जो प्रबल जाति है, जो उच्च जाति है, वो निम्न जाति के लोगों को अक्सर सड़कों पे गाली दे देता है, उसे कुछ कह देता है, जिससे उसके आत्मसम्मान को ठेस लगता है। तो ऐसे में व्यक्ति क्या होगा, टेंशन में आ जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा, उसे आत्मसम्मान की कमी फील होने लगेगी। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो मानसिक और भावनात्मक प्रभाव को झेलना शुरू कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है जातिवाद से लड़ने के उपाय। अब जातिवाद से लड़ने के उपाय के बारे में भी जानना महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट हमारा कहता है शिक्षा और जागरूकता। शिक्षा, मैंने हमेशा से आपको बताया कि एजुकेशन इज अ गुड वेपन। मतलब कि शिक्षा जो है एक ऐसा हथियार है जो आपको और आपके समाज को बदल सकता है। तो शिक्षा और जागरूकता की आवश्यकता है जातिवाद से लड़ने के लिए। जातिवाद को खत्म करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका लोगों में समानता, मानवता के सिद्धांतों को बढ़ावा देना है कि इस समाज में रहने वाले लोग सभी समान हैं, कोई एक दूसरे से असमान नहीं है, भिन्न नहीं है, इसलिए भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए लोगों का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लोगों का शिक्षित होना जरूरी है, और उनको जागरूक करना जरूरी है, उनको जागरूकता के अंदर लाना जरूरी है, ताकि वो समझ सके कि समाज में सभी व्यक्ति ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और इसमें कोई भेदभाव नहीं है। अगर ईश्वर ने भेदभाव किया होता तो वो कोई, जैसे कि वो, मैंने एक फिल्म देखा था ना, वो आमिर खान वाला, कोई ठप्पा कोई मुहर तो लगाया नहीं कि भाई तू निम्न जाति का है, तू उच्च जाति का है, उच्च जाति का ठप्पा अलग होता, निम्न जाति का ठप्पा अलग होता। तो ऐसा कोई ठप्पा भगवान ने तो नहीं लगाया। तो मतलब ईश्वर ने सभी व्यक्तियों को एक जैसा बनाया। तो समाज में
आके हमारे मतलब कि पृथ्वी पर आने के बाद ये असमानता, भेदभाव, भिन्नता उत्पन्न करते हैं समाज के लोग। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। शिक्षित व्यक्ति जो आज के समय में पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो इन चीजों को फॉलो नहीं करते और ये सही भी है, इन चीजों को फॉलो करना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कानूनी संरक्षण, मतलब संविधान में दिए गए अनुच्छेद, नियम, कानून, फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से ऐसे लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। जातिगत भेदभाव के खिलाफ सख्त कानून और उनका सख्ती से पालन जातिवाद को कम कर सकता है। मतलब जो छोटी कास्ट के लोग होते हैं ना, उन्हें कई बार सफर करना पड़ता है, परेशानियों से गुजरना पड़ता है। प्रबल जाति, उच्च जाति के लोग इनको सताते हैं, इनको मारते हैं, इनको मतलब कि प्रताड़ित करते हैं। तो ऐसे में ऐसे कानून को बनाया जाना चाहिए, ऐसे नियमों को बनाया जाना चाहिए जो सख्ती से लागू हो। लेकिन किताबी बातें कुछ और है और हकीकत कुछ और है, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। कानून कोई सा भी हो, अगर आप किसी गांव की जगह पे रहते हो या गांव में आपका घर है, तो आपको पता है वहां का कानून वहां के लोग ही होते हैं, वो किसी को नहीं मानते। उन्होंने जो कहा वही करना होगा। और जो छोटे कास्ट के लोग होते हैं, जो नीची जाति के लोग होते हैं, उनको मजबूरी बस वो चीजें माननी पड़ती है, क्योंकि वहां पे अगर वो चीजें वो नहीं मानेंगे तो उनको वहां पे रहना मुश्किल कर दिया जाता है। उनको कई प्रकार से प्रताड़नाएं दी जाती है, उनका खाना पीना बंद कर दिया जाता है, उनको घर से निकलना बंद कर दिया जाता है। और कितनी बार पुलिस, कानून कितनी बार उनके पास जाएगी। ये इस कारण से लोग जो है वहां पे प्रताड़ित होते हैं। लेकिन कानूनी सुरक्षा अगर हो, इसे अगर सख्ती से लागू किया जाए, तो इन समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सांस्कृतिक समन्वय। अब सांस्कृतिक समन्वय का मतलब है कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा पद्धति है, उन सभी के बीच में समान रूप से सम्मान प्रदान करना। हमारा कल्चर को आप सम्मान करो, आपके कल्चर को मैं सम्मान करता हूं, तो इससे क्या होगा ना कि समाज में ना बैलेंस बना रहेगा। कोई किसी को ऊंचा, कोई किसी को नीचा नहीं बतलाएगा। विभिन्न संस्कृतियों को समझने और सम्मान देने से जातिगत भेदभाव को कम किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, मैं बिहार का रहने वाला हूं, तो मुझे दिल्ली के कल्चर का सम्मान करना चाहिए। दिल्ली के लोगों को बिहार के कल्चर का सम्मान करना चाहिए। हालांकि होता भी है। आज अभी कुछ ही समय में बिहार का सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्व छठ आने वाला है। इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ के लोगों के द्वारा भी सपोर्ट मिलता है इनको छठ करने के लिए। पार्कों को, नदियों को, नालों को, नदियों को ये सब साफ करवाया जाता है, ताकि बिहार के लोग सम्मान पूर्व अपनी संस्कृति के माध्यम से छठ पूजा कर सके। तो ये कहीं ना कहीं यही चीज है कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संस्कृति को अगर सम्मान करता है और दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के संस्कृति को सम्मान करता है, तो ये जातिगत भेदभाव जो है ना, ये कम किया जाता है। जातिवाद न केवल व्यक्तियों को बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करता है। ये बात आप ध्यान से हमेशा याद रखिएगा कि ये जातिवाद जो है, ये जातिवाद को लेके जो इनके दिमाग में ये गंदगी बढ़ा पड़ा है कि मैं उच्च जाति, तुम नीच जाति, तुम घटिया हो, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं जमींदार हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो इससे दिक्कत होता है। इससे क्या होता है ना कि समाज में लोगों के बीच में ना असमानताएं हो जाती है, भिन्नता हो जाता है। जबकि हमें समाज में क्या करना है, हमें समाज में सबके साथ मिलजुल के रहना है, ताकि किसी भी कारणवश अगर हम परेशानी में आते हैं, तो उस समय हम जातीयता को न देख के पूरे जोर शोर से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कोई भी अकेला व्यक्ति, कोई भी अकेला जाति इस देश को तो नहीं चला सकता ना। ये देश विविधताओं का देश है। यहाँ पे अलग अलग जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा, खान पान, कपड़ा, ये सारी चीजें अलग होने के बाद भी हम साथ में रहते हैं। हम दीपावली, ईद, होली सब साथ में मनाते हैं। तो यही एक मुख्य कारण है कि हमें अपने देश के राष्ट्रीयता को बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। इससे निपटने के लिए समग्र और सशक्त दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जाति को लेके जो हमारे देश में ये मतलब कि घिनौना खेल चल रहा है एक प्रकार से, इसमें ना राजनीति पार्टी का भी बहुत हाथ होता है। इसमें राजनीति बहुत होता है। राजनीति के माध्यम से अपने अपने जाति के नेता को चुना जाता है। आज के लोग वोट अपनी जाति को देख के करते हैं। जब आप अपने धर्म और जाति और संस्कृति को देख के वोट करोगे, तो इस देश का भला कभी नहीं होगा। आप इंसान के काम को देख के वोट दो। जो नेता को भी यही करना चाहिए कि आप अपने पूरे
प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्र में समान रूप से सभी के लिए एक जैसे कार्यों को करो। ये नहीं कि ये उच्च जाति हैं तो इनके सामने सलाम ठोको, जो निम्न जाति के लोग हैं उनको धिक्कारो, दुत्कारो, उनको परेशान करो, प्रताड़ित करो। तो ऐसे में समाज एक कभी नहीं हो सकता है। इस प्रकार से आपने देखा सोल थर्ड सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत की राजनीतिक प्रक्रिया में ये जातिवाद का जो टॉपिक था वो यहाँ पे समाप्त हो गया है। चैप्टर 7 के फर्स्ट पॉइंट का ही ये एक हिस्सा है, राष्ट्र निर्माण की चुनौती में जातिवाद कैसे राष्ट्र निर्माण को प्रभावित करता है, इसके बारे में हमने आज इस वीडियो में पढ़ा है। अब हम सेकेंड टॉपिक भाषावाद के बारे में बात करेंगे कि राष्ट्र निर्माण में चुनौती के रूप में भाषावाद कैसे प्रभावित करता है। तो हमारा जातिवाद तो हो गया, अगले वीडियो में हम भाषावाद के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।